जय हिंद साथियों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है और प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है। प्रियम्बल का मीनिंग है कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो ये बताता है कि मोटे तौर पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा। और इसकी एक खास बात यह है कि ये लेजिस्लेचर की इंटेंशन बताता है कि जब लेजिस्लेचर यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी तो उसके पीछे उसकी क्या इंटेंशन थी, यानी क्या पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। दूसरी चीज में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर प्रियम्बल को यूज किया गया था। तो हमारा जो है इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका was the first country that used preamble in its constitution। और दूसरा पॉइंट हमें इसमें यह देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके अंदर कोई प्रियम्बल नहीं था। यानी हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल लिया है वो इंस्पायर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट यूएसए से हमने ये लिया है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं डेफिनिशंस, यानी जूरिस्ट ने डेफिनिशंस क्या क्या दी हैं, क्या क्या परिभाषाएं दी हैं अपने अपने व्यूज के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा है। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने यह कहा कि हमारा जो प्रियम्बल है वो मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो हमारा प्रियम्बल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इजेंस बताया गया है, एक तरह से उसके अंदर समरी बताई गई है कि मोटे तौर पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा। दूसरी चीज इन्होंने कही है कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सोल आत्मा है उसकी, और इन्होंने इसको कहा है की है, ये एक कुंजी है और एक ज्वेल सेट कहा है इसको। जिस तरह से आभूषण होते हैं एक स्त्री के ऊपर, तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक आभूषण का काम करता है एक प्रियम्बल, यानी ज्वेल्स का काम करता है। और इन्होंने लास्ट में कहा कि ये एक यार्ड स्टिक है। यार्ड स्टिक का मतलब कि हम इससे नाप सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी गहराई है। और नेक्स्ट इसके अंदर जिन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है वो है एन ए पालकीवाला। यानी एन ए पालकीवाला ने क्या कहा है, देखो इन्होंने बताया है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी प्रियम्बल हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे एक स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड होता है और उसके आइडेंटिटी कार्ड से ही हम ये पता लगा लेते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चे का बैच क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो उसी तरह से सिर्फ प्रियम्बल देखने से ही हमें यह पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर दी है सर अलादी कृष्ण अय्यर जी ने, और इन्होंने कहा है कि हमारा जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल के अंदर ये एक्सप्रेस किया गया है, ये बताया गया है कि व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे हमारी क्या सोच थी, हमारा क्या ड्रीम था। और इन्होंने अपनी परिभाषा के साथ दूसरी परिभाषा इसमें हम देखते हैं केम मुंशी की, और केम मुंशी ने कहा है कि ये हमारा जो प्रियम्बल है वो एक होरोस्कोप है। होरोस्कोप मतलब कि हम दूर से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनमें हमने देखा कि इन लोगों ने प्रियम्बल को किस तरह डिफाइन किया है। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो प्रियम्बल एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। या एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना है और उस कानून में वो पीछे ये लिखेगी कि इस कानून को बनाने के पीछे हमारा क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है। तो उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो उद्देश्य था उसको प्रियम्बल के जरिए जो है लोगों ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रियम्बल को यह कहा है कि प्रियम्बल जो है एक की है टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों के माइंड को खोलने की कुंजी है ये, कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उनके पीछे क्या कारण था, क्यों इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। आइए इसके बाद देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, यानी क्या क्या मुख्य तत्व इसके अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक चीज ये समझनी जरूरी है कि हमारा जो प्रियम्बल लिया गया है वो प्रियम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास करवाया था। एक नाम था उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, यानी इसके अंदर पंडित जी ने यह बताया था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसके पीछे हमारे ये पर्पस होने चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो पंडित नेहरू जी ने पास करवाया था 13 दिसंबर 1946 को, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे ये उद्देश्य होने चाहिए मोटे तौर पर। और फाइनली जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको जनवरी 22, 1947 को अडॉप्ट कर लिया।
यानी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस करा था उसको 1947 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, यानी उसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे प्रियम्बल का वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहां से लेता है, यानी हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा प्रियम्बल शुरू में लिखता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसका मतलब यह है कि हम भारत के लोग। तो पीपल ऑफ इंडिया जो है इसके सोर्स हैं, यानी भारत के लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। और प्रियम्बल के लास्ट में लिखा हुआ है कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को आत्मार्पित करते हैं। तो हमें यह समझ में आया कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो पीपल ऑफ इंडिया है, यानी भारत के लोग हैं। दूसरा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आता है हमारा सेकंड, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी हमारा जो इंडियन स्टेट है, हमारा जो देश है उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहली प्रकृति इसके अंदर लिखी है कि हमारा इंडियन स्टेट सॉवरन होगा। सॉवरन का मतलब संप्रभु, यानी सबसे सुप्रीम पावर। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा देश जो है भारत के ऊपर इन्फ्लुएंस रखेगा या फिर वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता। तो हमारा जो इंडियन स्टेट है वो अपने निर्णय भी खुद ले सकता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, यानी ना तो कोई बाहर से इंटरफेयर करेगा और अगर कोई अंदर से सरकार के कामों को रोकता है तो वहां पर भी सरकार उनके लिए दंड का प्रावधान रख सकती है। दूसरा इसके अंदर है नेचर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब कि हमारा जो देश होगा उसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर आपस में मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी संपत्तियां जो है भारत की वो किसी प्राइवेट पर्सन के पास हो या सारी की सारी सरकार के पास हो, ये दोनों आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, यानी हमारी इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड है सेक्युलर, और सेक्युलर का मतलब यह है कि हम पंथ निरपेक्ष होंगे, यानी इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, लेकिन यह सबको एक साथ प्रमोट करेगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। दूसरा इसके अंदर वर्ड आता है डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक का मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी होगी, यानी प्रजातंत्र होगा, जहां पर लोगों का शासन होगा, लोगों के लिए होगा और लोगों के द्वारा होगा। और लास्ट इसमें वर्ड है रिपब्लिकन पॉलिटी होगी, और रिपब्लिकन का मतलब होता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं उसको भी जनता में से ही चुना जाएगा। तो किसी भी देश के अंदर जनता के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो दो तरीके से चुना जा सकता है, एक तो मोनार्की के थ्रू जहां राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा होता है, या फिर लोगों में से चुना जाए। तो जिस देश के अंदर यानी जिस डेमोक्रेसी के अंदर हेड ऑफ स्टेट लोगों में से ही चुना जाए, हम ये कहेंगे कि उस देश के अंदर रिपब्लिकन गवर्नमेंट है। तो हमारा सेकंड जो इंग्रेडिएंट था वो था नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। पहला हमारा था इसके अंदर सोर्स ऑफ अथॉरिटी विद द पीपल ऑफ इंडिया, और दूसरा था इसके अंदर हमारा नेचर ऑफ स्टेट, जिसके अंदर हमने देखा सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका थर्ड एलिमेंट जो है या इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर आता है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा। तो इसके पर्पस को डिफाइन किया गया है इसके ऑब्जेक्टिव में कि हम अपने लोगों को, सिटीजन्स को क्या देंगे, जस्टिस देंगे। जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों प्रकार का जस्टिस हम इनको देंगे, और लिबर्टी देंगे लोगों को। लिबर्टी यानी स्वतंत्रताएं देंगे, घूमने फिरने की आजादी होगी, बोलने की आजादी होगी, पूरे भारत के अंदर कहीं भी सेटल होने की आजादी होगी। और इसी के साथ साथ इक्वालिटी देता है कि कोई भी व्यक्ति जो है कानून की नजरों में अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर कोई गरीब है या अमीर है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड है फ्रेटर्निटी, यानी हम अपने पूरे देश के अंदर लोगों के बीच भाईचारा बनाए रखेंगे। ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो, भले ही वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सबके बीच फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट था प्रियम्बल का। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ आता है, हमारे पूरे प्रियम्बल के अंदर सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला हमने देखा सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दूसरा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, और तीसरा हमने इसके अंदर देखा ऑब्जेक्टिव्स, और चौथा इसका है डेट ऑफ अडॉप्शन, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया। तो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, यानी उसको ऑफिशियली हमने अडॉप्ट कर लिया, सबके उस पर सिग्नेचर वगैरह हो गए, उसको पास कर दिया गया।
और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, यानी जो प्रोविजंस इसके अंदर दिए गए हैं उनको कब इंप्लीमेंट किया गया। तो आर्टिकल 394 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है कि कुछ आर्टिकल तो 1949 में ही एनफोर्स हो जाएंगे यानी लागू हो जाएंगे, लेकिन बचे हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे, यानी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू होगा वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। तो आपको आर्टिकल 394 भी याद रखना है प्रियम्बल के साथ। इसके अंदर इसका कमेंसमेंट यानी इसका प्रारंभ दिया गया है। तो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए, एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। ये 4 चीजें हमारे प्रियम्बल के अंदर दी गई हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसके बारे में। तो क्वेश्चन हमारा एराइज होता है कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और अगर है तो उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया ये एक केस के अंदर आया, री बैरोबरी केस 1960 के अंदर। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रियम्बल जो है वो एक जनरल पर्पस शो करता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट नहीं है, बस वो एक जनरल पर्पस शो कर रहा है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इतना कह दिया, लेकिन यहां तक बात नहीं रुकी। फिर एक और केस आया और उस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग्स अलग दी। उस केस का नाम था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो प्रियम्बल है पार्ट तो है ही, लेकिन वो इंटीग्रल भी है, यानी उसको अलग भी नहीं कर सकते हैं, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाग, वो पार्ट जिसको पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड नहीं कर सकती। तो इस केस के अंदर क्लियर हो गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल दिया गया है वो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब वो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि केशवानंद भारती केस के अंदर 1973 में डिक्लेयर कर दिया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर भी है कि वो उसको अमेंड कर दे। और इस पावर का यूज करते हुए हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और इस अमेंडमेंट के थ्रू 3 नए वर्ड्स को जो है इसके अंदर जोड़ दिया गया। वर्ड्स थे हमारे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो हमारा लास्ट में यह हुआ कि हमारे पूरे प्रियम्बल के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, एंड दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इस अमेंडमेंट के थ्रू ये 3 वर्ड्स जोड़ दिए गए, और हाँ, इन प्रेजेंट हमारे प्रियम्बल के अंदर ये तीनों वर्ड जो है जुड़े हुए हैं। तो हमने इस क्लास के अंदर ये समझा कि हमारा जो प्रियम्बल है उसका मीनिंग क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं, और कितने अमेंडमेंट इसके अंदर हो गए हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।